आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब अथर्व ने काजल की आवाज सुन होठ सिकोड़ लिए। लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। ओ तो चिल्ली बोल रही हो। काजल ने दामाद शब्द सुना तो उसे नक्श ही ख्याल आया। जीजू, क्या आप नक्श की बात कर रहे? क्या हुआ उसे? वो ठीक है न? वो ध्रुवी। अथर्व ने अपना सर सहलाते हुए कहा, ध्रुवी के बारे में मुझे पता चला। वैसे दक्ष कहाँ है? तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और काजल ने कहा, यही है, और फोन स्पीकर में लगा दिया और फुसफुसाते हुए कहा, ईविल डॉक्टर। मैंने सुन लिया, अथर्व ने कहा। काजल ने मुंह बना लिया। दक्ष ने काजल की आंखें देखी जो रो रो कर सूज गई थी। बाहर से वो स्ट्रांग बन रही थी लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। दक्ष ने कहा। नक्श यहाँ मेरे पास आया है मदद मांगने, अथर्व ने कहा और काजल और दक्ष ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। क्यों? दक्ष ने पूछा। उसे अपने टूटे हुए पैर को ठीक करना था, तो मैंने उसे दवा दे दी, लेकिन मुझे लगता है वो दर्द से ही मर जाएगा। तभी काजल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कैसी दवा? ऐसा कौन सी दवा है जो टूटे हुए हड्डी को तुरंत जोड़ दे? आपने उसे दवा दी ही क्यों? नक्श, वो कैसा है? फिर दक्ष से बोली। दक्ष, मुझे जाना है। वो काजल बोल ही नहीं पाए और फुट फुट कर रोने लगी। डैम इट, क्या तुम्हारा दिमाग भी रिटायर हो गया है? फोन स्पीकर पर क्यों था? अथर्व ने कहा और मन ही मन और भी गालियां दी। किंजल को पता चला कि उसकी वजह से काजल रो रही है तो उसे कई दिनों तक रात गेस्ट रूम में बितानी पड़ेगी। दक्ष ने फोन काट दिया और काजल को गले लगा लिया और उसका सर सहलाते हुए कहा, हम चलते हैं। बाहर आकर पता चला कि कबीर घर पर नहीं है। ध्रुवी की जिम्मेदारी कबीर ने ली थी, अब सब उस पर निर्भर करता है। वही अथर्व के लैब में जैसे जैसे समय बीत रहा था नक्श का दर्द बढ़ता गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी स्किन छिल रहा और उसके पैर को भारी औजार से पीट रहा है। जो दो असिस्टेंट्स वार्ड में ऑब्जर्वेशन के लिए रुके थे, नक्श की हालत देख उनकी भी रूह कांप गई। अल्पविराम, रूस, मॉस्को। इस तरह फर्श के माथे पर पसीना था जब उसने अपने कंपनी के शेयर के ग्राफ को देखा। कुछ ही घंटों में वो इतना नीचे चला गया जैसे रद्दी। वो अभी अपने स्टडी रूम में था और गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसने अपना लैपटॉप जमीन पर पटक दिया जिससे उसके दो असिस्टेंट्स चौंक गए। सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली और कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए। अब बैंक से लिए लोन को चुकाने के लिए भी पैसे कम थे। तभी उसे फिर से मैसेज आया। अर्श ने मैसेज देखा और दांत पीस लिया। उसकी ब्लैक मनी के सारे अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? कोई मेरे अकाउंट को हैक कर रहा है। फिर चिल्लाते हुए कहा, बैंक को फोन लगाओ। एक असिस्टेंट ने अपना फोन निकाला तो फोन लगा ही नहीं। दूसरे का भी नहीं लगा। अर्श ने चिल्लाते हुए कहा, फूल्स, फोन नहीं लग रहा तो बाहर जाओ। उसके फोन पर मैसेज पे मैसेज आ रहे थे और उसका दिल बैठा जा रहा था। अचानक उसे बात ध्यान में आई, क्या वहां सबको पता चल गया कि मैंने ध्रुवी का किडनैप किया है? लेकिन ये किडनैप तो नहीं। वैसे भी मैं उनका सन इन लॉ हूं तो वे ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? नॉट फेयर। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा ध्रुवी को होश आ रहा था। अर्श ने फिर से ध्रुवी को बेहोश कर दिया। अभी तुम सोई रहो माय लव, एक बार मैं सब सॉल्व कर लूँ फिर हम खुशी खुशी शादी करेंगे, बोल अर्श ने ध्रुवी के माथे पर किस किया और एक मेड से ध्रुवी के कपड़े चेंज करने को कहा। कुछ ही घंटों में जैसे ही वहां आधी रात हुई धनराज ग्रुप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। इतनी बड़ी कंपनी को किसने बर्बाद किया ये कोई नहीं जानता। इससे उस कंट्री के इकोनॉमी में भी इफेक्ट हुआ। पूरे वर्ल्ड में हल्ला मच गया। अल्पविराम, लेकिन नक्श अभी भी दर्द में था, इतना कि अगर बेहोश होता दर्द से जाग जाता। तभी जल्दी से उसी वार्ड का दरवाजा खुला और उसे जाना पहचाना चेहरा दिखा। काजल के कानों में जैसे ही नक्श की चीख पड़ी वो जम गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। डर से वो दक्ष से लिपट गई और कहा, दक्ष दक्ष, ये तो बच्चा है,
तो क्यों इतनी तकलीफ झेल रहा है? हम लोग हैं न, ध्रुवी को ले आएगी न? आखिर में एक सवाल था। दक्ष ने भवें सिकोड़ते हुए काजल को देखा, फिर नक्श को। ध्रुवी को कुछ नहीं होगा। नक्श ने अपने दर्द को दबाते हुए धीरे से कहा, काजल काजल। काजल ने नक्श की लाल आंखें और सफेद पड़े चेहरे को देखा। उसका दिल बहुत दुख। वो नक्श के पास गई और उसका सर सहलाते हुए बोली, ये क्या कर रहे तुम? पागल हो क्या? नक्श के शरीर में फिर से दर्द की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, उस समय मैं छोटा था, तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन अब तो मैं बड़ा हूँ। ध्रुवी, आई लव हर, तो क्यों कुछ न करो? उस टाइम अगर मिस्टर सिंघल कुछ नहीं करते तो? तभी फिर से नक्श को दर्द हुआ तो चीख पड़ा और अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। काजल चौंक गई और उसका सर सहलाने लगी। तुम जाओ। दक्ष ने बिना समय गवाए काजल को अपने साथ बाहर ले आया। काजल के रोने से कुमुद और शशि भी बाहर आ गए। काजल, क्या हुआ? कुमुद ने काजल को गले लगाते हुए पूछा। अथर्व कुछ कहता उससे पहले उसे एक और आवाज आई, काजल तुम रो क्यों रही हो? किंजल अपनी ड्यूटी खत्म कर आई थी कि उसे काजल रोती हुई दिखाई दी। किंजल ने गुस्से से पहले दक्ष को घूरा और आंखें छोटी कर अथर्व को। अथर्व ने आह भरी, डूड, अल्पविराम। किंजल की घूरती नजरों को देखा अथर्व ने फौरन हाथ खड़े कर दिए और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। काजल ने किंजल को देखा और उसके पास चली गई। किंजल ने फौरन उसे गले लगा लिया। काजल, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा, कुछ किया, कुछ हुआ है क्या? दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वो काजल को कैसे चुप कराए। जब तक ध्रुवी उसकी आंखों के सामने सही सलामत नहीं आएगी तब तक काजल को कोई शांत नहीं करा सकता। काजल, चुप हो जाओ नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, दक्ष ने धीरे से कहा। तभी किंजल ने पूछा, क्या आप दोनों में से कोई बताएगा कि हुआ क्या है? अथर्व ने कहा, ध्रुवी किडनैप हो गई और नक्श सुपरहीरो बनने के लिए बिजली के झटके ले रहा है। व्हाट? किंजल और कुमुद ने एक साथ कहा। ध्रुवी को क्या हुआ? मतलब किडनैप? कैसे? किंजल ने पूछा तो कुछ ही शब्दों में दक्ष ने बता दिया। वही नक्श के बारे में पूछा तो अथर्व ने विस्तार से सब बताया। काजल तुम मेरे साथ चलो, आज यही रहो मेरे साथ और तब तक जब तक ध्रुवी नहीं आ जाती। फिर पलटकर अथर्व से कहा, कुछ और भी कर लो। और अर्थ कहाँ है? मुझे नहीं पता, अथर्व ने मुंह बनाते हुए कहा। बिना किसी गलती के उसे उसके बेडरूम से निकाल दिया गया तो उसका मूड पूरा खराब हो गया। वही वार्ड में जैसे जैसे रात गहरी होती गई नक्श का दर्द कम होता गया। उसने अभी तक अपना होश नहीं खोया था, लेकिन वो पसीने से पूरी तरह भीग गया था। राते में अथर्व जब कमरे में आया तो अल्ट्रासाउंड मशीन में देखा और दंग रह गया। इट्स डन, हो गया, परफेक्ट बोन। उसने नक्श के वाइटल्स चेक किए तो सब ठीक था, बस वो थक गया था। उस दवा को नक्श के बॉडी ने पूरी तरह सोख लिया और सिर्फ ये हड्डी ही नहीं, नक्श के माथे के गहरे चोट का निशान भी गायब हो गया था। और भी जितने जख्म के निशान सब ठीक हो गया। इस पानी पिलाओ और न्यूट्रिएंट्स लिक्विड डालो। अथर्व के इंस्ट्रक्शन पर सारे असिस्टेंट्स काम पे लग गए। नक्श की बॉडी स्पेशल ट्रेनिंग के वजह से स्ट्रांग थी, ये भी कारण हो सकता है कि दवा का असर इतना अच्छा हुआ। अथर्व इस अचीवमेंट से बहुत खुश था, बस उसे दर्द को कम करने के लिए और रिसर्च करने की जरूरत थी। कुछ देर बाद नक्श बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके बॉडी से बेल्ट्स खुले हुए थे और पैर का प्लास्टर भी गायब था। अथर्व वही नक्श के उठने का इंतजार कर रहा था। वेल कॉन्ग्रेट्स, तुमने कर लिया। बस अब अपने बॉडी के मूवमेंट्स पर ध्यान दो और खड़े होने की कोशिश करो, अथर्व ने कहा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट की जुड़ी हुई हड्डी स्ट्रांग हो। नक्श जब खड़ा हुआ तो उसे कोई दर्द नहीं हुआ और कुछ कदम वो आराम से चल पाया। थैंक यू मिस्टर रावत, अब मुझे जाना होगा। आई होप मेरे असिस्टेंट ने आपको आपकी पेमेंट कर दी। अथर्व ने आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए, आखिर ध्रुवी मेरी भी बेटी है। अभी के व्हीलचेयर ले जाओ। मेरा एक असिस्टेंट तुम्हारे साथ मॉस्को जाएगा। और हाँ, आराम से, और ध्रुवी को बिना लिए वापस नहीं आना। नाउ गेट लॉस्ट, बोल अथर्व चला गया। नक्श के चेहरे में अभी कोई भाव नहीं थे, लेकिन ध्रुवी के बारे में सोचकर वो दृढ़ था।
उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया और मॉस्को को कुछ तैयारी करने को कहा। वही अपने हैकर बन्नी से उसे ध्रुवी का पता चल गया। जब वो बाहर आया तो लिविंग रूम में उसे दक्ष मिल गया, जो शायद उसी का इंतजार कर रहा था। नक्ष दक्ष से थोड़ा लंबा था। दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे देख रहे थे। नक्ष की कही हुई बातें अभी भी दक्ष के दिमाग में घूम रही थी। दक्ष ने आखिरकार कहा, ध्रुवी को सही सलामत ले आना, और कबीर भी वही गया है। नक्ष ने अपने कलाई के बन्नी रबर बैंड को एक नज़र देखा और कहा, हमम आई प्रॉमिस। बोल नक्ष लड़खड़ाते हुए धीमे कदमों से निकल गया। उसने व्हीलचेयर नहीं लिया था। अल्पविराम। एक लंबे सफर में भी नक्ष ने अपने पैर को सोने नहीं दिया। वो बिजनेस क्लास में था, उसके सामने अच्छा खासा स्पेस था। अब तो वो ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। एयरपोर्ट में वो अपने एक रिटायर्ड कलीग मेसन से मिला, जिसने उसे उस लोकेशन तक पहुंचने की जिम्मेदारी और उसके स्पेशल आर्म्स भी दिए। वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, जैसे एक नॉर्मल घर, मेसन ने कहा। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड वही है, और वो मुझे तो नहीं लेकिन उसकी फैमिली को अच्छे से जानता है कि वो कितनी डेंजरस फैमिली है, नक्ष ने भवें सिकोड़ते हुए कहा। कुछ डिस्कशन के बाद नक्ष ने व्हाइट स्कीइंग सूट पहना और पहाड़ों से सीधे उस विला में आ गया। जैसा कि उसने कहा था, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो विला की छत से अंदर एंटर कर गया। जैसा कि बन्नी ने कहा था, एक चिप को उसने एक कैमरा पर चिपका दिया। तभी उसे बन्नी की आवाज़ आई, गन। उसने अपनी गन निकाली और कमरों की तलाश करने लगा। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। नक्ष का चेहरा काला पड़ गया। इसे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले ध्रुवी सोचा। नक्ष एक कमरे के सामने आया जिसमें डिजिटल और फिंगरप्रिंट लॉक था। मिल गई। बोल उसने एक प्लेटिनम कार्ड निकाला। उस कार्ड से उसने कंट्रोल पैनल खोला और एक अंदर की तरफ से पहले ग्रीन, ब्लू और रेड वायर निकाल दिया, और अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। उसने कंट्रोल पैनल लॉक किया और अंदर आ गया। सामने में ही उसे ध्रुवी दिखाई दी। वो एक सिलजेर था तो अपना कंपोजर नहीं खो सकता था। दरवाज़ा अच्छे से बंद कर और अंदर से लॉक कर वो फौरन लवर बॉय के रोल में आ गया। उसने अपना ग्लव्स और मास्क निकाला और ध्रुवी को गले लगा लिया। ध्रुवी, ध्रुवी, तुम ठीक हो? देखो, इस बार मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। नक्ष को अचानक फील हुआ कि ध्रुवी की बॉडी बहुत ठंडी थी। अचानक उसे भयानक डर का एहसास हुआ। उसने ध्रुवी की नब्ज चेक की, जो बहुत धीरे चल रही थी। उसकी आंखें चेक की, जो ठीक नहीं थी। ध्रुवी, प्लीज आंखें खोलो। देखो, मैं हूँ। ध्रुवी। अचानक नक्ष ने ध्रुवी के गर्दन पर लाल निशान देखे। वो झुका और उसकी गर्दन को स्मेल किया और उसकी भवें सिकुड़ गई। ड्रग्स। नक्ष को बहुत गुस्सा आया। आई विल किल डेड बास्टर्ड। अचानक नक्ष के दिल में डर की लहर दौड़ी। कहीं उस कमीने ने ध्रुवी के साथ कुछ। नक्ष ने आंखें बंद की, फिर ध्रुवी के शर्ट के बटन्स खोल उसके ऊपरी बॉडी को चेक किया। इस समय उसे बहुत चिंता थी। कोई निशान नहीं है तो, लेकिन नक्ष ने उसके शर्ट के बटन्स लगाए और अपने बैग से बॉडी सूट निकाला। उसने झट से ध्रुवी को वो पहनाया और हाथों में ग्लव्स भी। सामने शीशे की दीवार थी, हमम बुलेट प्रूफ। उसने अपने बैग से लेजर गन निकाली और ग्लास को काट दिया। एक दरवाज़ा बन गया। नक्ष ने नीचे झांका तो खाई थी और बर्फ से ठंडे पानी की नदी। नक्ष ने ध्रुवी को खड़ा किया। वो अब भी बेहोश थी। उसने ध्रुवी को अपने कमर से कस के बांधा और कूद गया। सही अनुमान लगाकर उसने पैराशूट खोल दिया। हवा तेज थी और बर्फीली। उसे चिंता थी कि कहीं ध्रुवी पर इसका बुरा असर न पड़े। बस कुछ देर, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर पास ले जाऊंगा। उद्धरण। उस नदी के आसपास जंगल थे। हवा की डायरेक्शन बदलने से पैराशूट नक्ष के काबू से बाहर होती जा रही थी। वो दोनों जंगल की तरफ चले गए और कुछ देर उनका पैराशूट पेड़ पर अटक गया। शिट। नक्ष ने कोशिश की लेकिन ऊंचाई काफी थी। ध्रुवी उठो, ध्रुवी, लेकिन वो बेहोश थी। नक्ष ने उसी पेड़ की तरफ स्विंग कर उसकी डाल को पकड़ लिया और पैराशूट की रस्सी एक चाकू से काट दी। नक्ष ने खुद से कहा, एक बार इस जंगल से निकल जाओ तो मैं ध्रुवी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अच्छा हुआ मिस्टर रावत ने अपना एक असिस्टेंट भेज दिया। उद्धरण अल्पविराम। उसने ध्रुवी को अपनी पीठ पर कैरी किया और आखिरकार नीचे उतर गया।
नक्श ने चारों तरफ देखा। घना जंगल और थोड़ी सी रोशनी। उसने अपनी घड़ी में कंपास खोला और उसके बताए गए डायरेक्शन के हिसाब से आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि ध्रुवी बहुत कांप रही है। ध्रुवी, क्या हुआ? लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। नक्श ने मैप चेक किया और अनुमान लगाया, यहाँ से बाहर निकलने में कुछ घंटे लगेंगे। लेकिन तब तक ध्रुवी। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। व्हाट? ये तो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। यहाँ क्यों है? नक्श को नहीं पता था कि ये दोस्त है या दुश्मन, तो वो नदी की तरफ उल्टी दिशा में भागा। नक्श तेज था और नदी के पास पहुंच गया। वही ध्रुवी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने जल्दी से सिग्नल भेजा, तभी वही हेलीकॉप्टर नदी किनारे ही लैंड हुई और उसमें से एक जाना पहचाना शख्स निकला। उसने भी कॉम्बैट सूट पहना था। वो आगे बढ़ा और ध्रुवी को नक्श की पीठ से उतार लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। वी ध्रुवी, उठ, तुम इतनी ठंडी क्यों है? वो कबीर था और उसे ध्रुवी की ये हालत देखी नहीं गई। नक्श ने कहा, इसे ड्रग्स का हैवी डोज दिया गया है। जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ। कबीर ने ध्रुवी को उठाया और हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ लगा दी। अंदर जाकर कबीर ने पीछे देखा तो नक्श अपनी जगह पर नहीं था। व्हाट? ये कहाँ गया? कबीर ने इधर उधर देखा, लेकिन वो क्या उसकी परछाई भी नहीं थी। कबीर ने आगे कुछ नहीं सोचा और हेलीकॉप्टर को तुरंत बेस की तरफ ले जाने को कहा। कबीर ने तुरंत घर में इन्फॉर्म कर दिया कि ध्रुवी मिल गई। लेकिन वो हॉस्पिटल में ये किसी को नहीं बताया। हॉस्पिटल में अर्थ अपनी टीम के साथ था। बेस पर पहले से ही हॉस्पिटल सेटअप कर दिया गया था। उसने जल्दी से ध्रुवी का इलाज शुरू किया। ब्लड टेस्ट के रिजल्ट से अर्थ की भावें सिकोड़ गई। अचानक वो जोर से चिल्लाया, क्या वो पागल है? सब चौंक गए। अर्थ की आवाज़ कबीर ने भी सुनी। क्या हुआ अर्थ? कबीर ने ध्रुवी की तरफ देखते हुए पूछा। ये हेलुसिनेशन ड्रग्स है। वो आदित्य क्या पागल है? इसीलिए वो भी चाहता था कि ध्रुवी पागल हो जाए। कबीर की आंखें गुस्से से जलने लगी। उसने दांत पिसते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा, तो फिर ध्रुवी अभी कैसी है? मुझे पहले ड्रग्स को ध्रुवी के बॉडी से फ्लश करने दो, फिर मैं कुछ कह पाऊंगा। कबीर को झटका लगा। उसका मन हुआ वो अभी के अभी उस आदित्य को गोली मार दे। अल्पविराम। दूसरी तरफ नक्श वापस उस विला में पहुंच गया। जब उसी कमरे के पास गया तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर कुछ लोगों की आवाज़ आ रही और एक आदमी के चिल्लाने की। कहाँ गई ध्रुवी? तुम्हारे गार्ड्स क्या कर रहे थे? कौन आया था यहाँ? अचानक नक्श ने कहा, मैं आया था। नक्श की पूरी बॉडी कवर थी। यहाँ तक कि आंखें कवर थी, जिसमें मर्डर्स ऑरा था। अच्छा हुआ कोई देख नहीं पाया, नहीं तो वैसे ही मर जाते। अर्श वैसे ही गुस्से से पागल था और नक्श को देख उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गन निकाली और शूट कर दिया, लेकिन नक्श वहाँ था ही नहीं। अचानक वो ठीक उसके सामने आ गया और उसके गले में वार कर दिया। उसकी सांस की नली तुरंत टूट गई। एक दर्दनाक मौत। अगले ही पल नक्श ने उसे इतनी जोर से किक किया कि वो उस टूटे हुए कांच की खिड़की ने नीचे गिर गया। फिर उसी गन से वहां खड़े सारे लोगों को मार डाला। दुश्मन चाहे कोई भी हो, चाहे उसके लिए कितनी भी नफरत हो, जैसे ही मारने का मौका मिले मार दो। ये उसकी ट्रेनिंग का पार्ट था। नक्श ने बिना समय गवाए उस विला से निकल गया। उसने अपने कॉलेज ये भी कहा कि नदी से आदित्य की डेड बॉडी को ढूंढे और उसे जला दे। तुम तो रोज जानते हो ना, जब तक प्रूफ न मिले इंसान को डेड नहीं माना जा सकता। उसका कलीग जोर जोर से हंसने लगा, हमेशा की तरह क्रूएल। जैसे ही नक्श मेन सिटी पहुंचा, उसे आदित्य के डेड बॉडी की फोटो मिल गई। अब उसे ध्रुवी को ढूंढना था कि आखिर कबीर उसे कहाँ ले गया। उसने कबीर को कॉल किया, ध्रुवी तुम कहाँ हो? कबीर ने उल्टा सवाल पूछ लिया। नक्श का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा और बेचैनी होने लगी। कबीर ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब कुछ हुआ है। उद्धरण अल्पविराम। नक्श ने अपना एड्रेस बताया और कुछ देर नक्श को कबीर के विला में ड्रॉप कर दिया गया। नक्श ने जब ध्रुवी को देखा तो उसका दिल बहुत दुखा। वो फौरन लंबे कदमों से ध्रुवी के बेड के पास पहुंच गया और उसका बाल सहलाते हुए फील किया कि वो यही है। क्या हुआ है?
अभी तक होश क्यों नहीं आया? अर्थ भी वही था और वो नक्श को अपने पैरों पर चलते हुए देख हैरान था। उसने नक्श के सवाल का जवाब न देते हुए उल्टा सवाल पूछ लिया, मैंने सुना था कि तुम्हारा एक पैर टूटा था, तो तुम इतनी आसानी से 1 महीने में कैसे ठीक हो गए? नक्श ने होठ सिकोड़ लिए। ये दोनों बस यहाँ वहाँ की बात करते हैं, जो पूछा जाए उसका जवाब ही नहीं देते। नक्श को ऐसे एटीट्यूड की आदत नहीं थी। तुम्हारे डैड के मेडिसिन से, नक्श ने बस इतना ही कहा। लेकिन अर्थ हैरान था, व्हाट? तुम जिंदा कैसे बच गए? ओह माय गॉड, तुम तो सुपर सोल्जर हो। अ परफेक्ट सब्जेक्ट। अल्पविराम 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 अल्पविराम। ध्रुवी कैसी है? इस बार नक्श की आवाज सख्त और ठंडी थी। अर्थ हंसने लगा, हा हा हा, ग्रेट एटीट्यूड, गुड। वैसे ध्रुवी ठीक नहीं है, और जब तक होश में नहीं आती कुछ नहीं कह सकते। अर्थ ने डायरेक्ट कह दिया। लेकिन नक्श ये सुनकर परेशान हो गया। नक्श ने धीरे से ध्रुवी के हाथ को उठाया और उसे किस कर लिया। कबीर ने कॉम्प्लिकेटेड नजरों से नक्श को देखा। उसे अभी तक समझ नहीं आया कि नक्श पर ट्रस्ट किया जाए या नहीं, आखिर वो एक शेखावत है। तभी उसे टीना का फोन आ रहा था, तो उससे बात करने वो वार्ड से निकल गया। सुबह से रात हो गई और ध्रुवी अब तक बेहोश थी। कबीर जब वापस वार्ड में आया तो नक्श वैसे ही बैठ था जैसे सुबह। ऐसा लगा वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मिस्टर शेखावत, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ध्रुवी के पास मैं बैठता हूँ। अब जा। नक्श की पलकें फड़फड़ाए और उसने कहा, इट्स ओके। नक्श ने ध्रुवी का हाथ देखा जो उसके हाथ में था। अगले ही पल ध्रुवी ने नक्श के हाथ को पकड़ लिया। ध्रुवी, ध्रुवी, नक्श ने कहा तो कबीर भी बैग की दूसरी तरफ आ गया। उसने ध्रुवी का सर सहलाते हुए कहा, वी, उठ जा। इतनी कमजोर कब से हो गई? मुझे तो लगा तुम ही सबकी बैंड बजा रही है। ध्रुवी की भवें सिकुड़ी हुई और अचानक उसने कमजोर और कर्कश आवाज में कहा, उस बास्टर्ड ने मेरे हाथ बांध दिए थे, नहीं तो मैं उसे इम्पोर्टेंट बना देती। ये सुनकर दोनों चौंक गए और अगले पल दोनों लड़कों के चेहरे में मुस्कान आ गई। ध्रुवी की आंखें बंद थी, लेकिन उसे पता था उसने जिसका हाथ पकड़ा है वो नक्श है। पानी। ध्रुवी ने नक्श ने तुरंत स्पून से उसके मुंह में पानी डाला, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैं घर में बता कर आता हूँ, बोल कबीर ने ध्रुवी के माथे पर किस किया और चला गया। कबीर के जाते ही नक्श ने झुककर ध्रुवी के होठों को हल्का सा छू लिया और पूछा, कैसी हो? ध्रुवी ने हल्के से आंखें खोली और उसे अपने नक्श का हैंडसम चेहरा दिखा। अगले ही पल ध्रुवी के आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे। उसने नक्श को गले लगा लिया और सुबकने लगी। नक्श ने ध्रुवी के सर को सहलाते हुए कहा, इट्स ओके ध्रुवी, अब सब ठीक है, सब ठीक है। नक्श, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं चाह कर भी खुद को बचा नहीं पाई। कहीं उसने मेरे साथ? नहीं ध्रुवी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नक्श ने ध्रुवी को बेमतलब की बातें सोचने से रोक दिया। ध्रुवी ने रोते हुए कहा, तुम कैसे आए? तुमने कैसे किया? तुम्हारा पैर तो अब ठीक है, पहले जैसा हो गया। ध्रुवी ने अपने सर को नक्श की बाहों से निकाला और उसका चेहरा देखा और कहा, तुम्हारा चोट का निशान भी गायब है। नक्श मुस्कुरा दिया और ध्रुवी के पूरे चेहरे पर किसिस की बारिश कर दी और कहा, तुमसे ज्यादा मैं डर गया। तुम मेरी लाइट हो, अगर तुम चली जाओगी तो मैं अंधेरे में फिर से खो जाता और शायद कभी वापस नहीं आता। आई लव यू सो मच। ध्रुवी को गुदगुदी होने लगी और बोली, आई लव यू टू वेरी मच। अर्थ ने ध्रुवी का फुल बॉडी चेकअप किया तो वो ठीक थी, लेकिन उसके दिमाग पर अगर कोई असर हुआ तो ये समय ही बता सकता था। अल्पविराम। 1 महीने बाद ध्रुवी पर ड्रग्स का कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ था। शहर में ठंड बढ़ रही थी और ध्रुवी नक्श की गोद में बैठे उसे किस कर रही थी। तभी ध्रुवी को कुछ चुभा और नक्श ने ग्रोन किया और ध्रुवी अपने गोद से हटा दिया और नजरें फेर कर कहा, बस हो गया, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? ध्रुवी मुस्कुराए और नक्श को पीछे से हक कर लिया और कहा, नहीं, मैं आज रात यहीं रुकूंगी। नक्श चौंक गया और उसका लस्ट बढ़ता जा रहा था। उसने कस के अपनी आंखें बंद की और कहा, तो जाओ सो जाओ, डोंट प्ले विथ मी। पीछे से ध्रुवी के हाथ नक्श की टी शर्ट के अंदर जाने लगे। नक्श अब बेचैन होने लगा और उसके हाथ पर अपना हाथ कर कहा,
ऐसा मत करो। नहीं तो। ध्रुवी को नक्श को छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता उसका छेड़ना आग में घी का काम कर रहा था। वो दोनों लिविंग रूम में थे और घर में कोई नहीं था। ध्रुवी को अचानक फील हुआ कि नक्श की हार्ट बीट बहुत तेज है, तो उसने अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नक्श ने उसे रोक दिया। तुम्हें नहीं लगता अब देर हो गई? वो पलटा और ध्रुवी को किस करने लगा। उसने उसे लॉक कर लिया। ध्रुवी ने भी मना नहीं किया। उसे नक्श से प्यार था तो वो सब कुछ एक्सेप्ट कर सकती है। ध्रुवी ने अपने पैरों को नक्श की कमर पर लपेट लिया। किस करते हुए नक्श उसे अपने कमरे में ले गया और बेड पर लेटा दिया। दोनों पैशनेटली किस कर रहे थे। किस टूटी तब भी नक्श के होठ रुके नहीं। वो ध्रुवी की खुली गर्दन और कंधे पर फिरने लगे। नक्श, क्या हम सेक्स करने वाले हैं? ध्रुवी ने डायरेक्टली पूछ लिया। नक्श ने ध्रुवी को देखा तो ध्रुवी ने उसकी आंखों में एक आग देखी। नक्श 28 साल का हो चुका था, तो उसकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ती गई। क्या तुम रेडी हो? नक्श ने ध्रुवी के ठुड्डी पर किस करते हुए कहा। क्या बहुत दर्द होगा? ध्रुवी ने फिर पूछा। शायद, मैंने सिर्फ अपने दोस्तों से सुना है, कहीं पढ़ा भी है। ध्रुवी ने अपने होठ काट लिए। नक्श ने ध्रुवी के गाल पर किस किया और कहा, मैंने रिसर्च किया है। मैं कोशिश करूँगा कि पेन कम हो। सच में? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं रेडी रहना चाहता था। नक्श ने बस इतना ही कहा और उसके ध्रुवी की टी शर्ट उतार दी। उसके चेस्ट वैली को किस करते हुए नक्श ने कहा, ध्रुवी बस तुम फील करो, मैं हूं ना। ध्रुवी की आंखें बंद थी और उसकी सांसें तेज थी। नक्श, तुम क्या करोगे? नक्श ने ऊपर बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट को ढूंढ लिया और उसे किस करते हुए कहा, फोरप्ले। ध्रुवी इस फील्ड में जीरो थी। हाँ, उसे कुछ नॉलेज थी पर डिटेल में नहीं। फोरप्ले के एक्ट से ध्रुवी की आहें निकलने लगी। उसे दर्द हुआ लेकिन उसे बहुत अलग फील हुआ। शायद इसीलिए कि वो नक्श था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। कुछ ही देर में ध्रुवी ने क्लाइमैक्स किया और लंबी सांसें लेने लगी। नक्श ने अभी भी उसे छोड़ा नहीं। वो शो करना था कि ध्रुवी को कम पेन हो। दूसरी बार के बाद नक्श ने टाइम वेस्ट नहीं किया और खुद को एक ग्रोन के साथ ध्रुवी से जोड़ लिया। ध्रुवी की चीख निकल गई, नक्श नक्श नक्श। उसने अनजाने में नक्श की पीठ पर अपने नाखून गड़ा दिए, लेकिन इससे नक्श और एक्साइटेड हो गया। नक्श ने झुककर ध्रुवी को लाइट किसेस दिए और कहा, सॉरी, जस्ट वेट, सब ठीक होगा। नक्श की मूवमेंट स्लो थी। ये उसका भी पहली बार था। धीरे धीरे ध्रुवी का पेन प्लेशर में बदल गया। उस रूम में नक्श और ध्रुवी की लव मेकिंग का म्यूजिक था। उस रात दोनों एक हो गए। अल्पविराम। तान्या अपने क्लासेस करके अर्थ के लैब जा रही थी। रास्ते वो बस यही सोच रही थी, वो स्टूपिड डेविल डॉक्टर कितना बोरिंग है, मुझे एक रोज तक नहीं दिया, सो अनरोमांटिक, लेकिन मैं तो हूँ। तान्या ने स्कूटी एक फ्लावर शॉप के सामने रोकी। वो एक लग्जरी फ्लावर शॉप था। तान्या के अंदर आते ही एक लड़की ने उसे अटेंड किया और पूछा, यस मैम, मैं आपकी कैसे मदद करूं? फ्लावर्स मेरे बॉयफ्रेंड के लिए जिसने मुझे आज तक एक फूल की पंखुड़ी तक नहीं दी। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गई, आप उन्हें रोमांटिक बनना सिखाना चाहती है। ओह माय गॉड, आप बहुत स्मार्ट हो। तान्या काफी इम्प्रेस हुई। सेल्स गर्ल ने तान्या को रेड फ्रीशिया दिखाया और कहा, इसका मतलब लव एंड पैशन है। परफेक्ट, एक नॉर्मल बुके, कहीं इसकी ज्यादा खुशबू से वो बेहोश न हो जाए। सेल्स गर्ल मुस्कुरा दी। उसे भी पता था कि तान्या अपने बॉयफ्रेंड से नाराज है, लेकिन उससे प्यार भी करती है। तान्या बुके लिए सीधे लैब पहुंच गई, लेकिन लैब के अंदर का माहौल थोड़ा स्मोकी था। सबने उसे ग्रीट किया, लेकिन भवे सिकुड़े। तान्या को परमिशन थी कि वो बिना नोक किए अर्थ के ऑफिस में आ सकती थी, लेकिन वो ऑफिस में नहीं था, तो ऑफिस से अटैच्ड रूम में वो चली गई। रूम का नज़ारा अजीब था। क्या ये अर्थ के कपड़े हैं? लेकिन ऐसे जमीन पर क्यों फेंके हुए हैं? तान्या ने बुके को साइड टेबल पर रख दिया और अंदर आ गई। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत कर दरवाजा नोक किया। अर्थ क्या तुम अंदर हो? कुछ हुआ क्या? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तान्या को थोड़ी टेंशन होने लगी। अर्थ, क्या हुआ? कुछ बोलो ना।
तभी अंदर से एक ठंडी मगर तेज आवाज आई, गो अवे। तान्या रुक गई लेकिन गई नहीं। अर्थ प्लीज बताओ न क्या हुआ। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और एक हाथ ने तान्या को अंदर खींच लिया। तान्या तो डर से चीख पड़ी। अगले ही पल शावर के ठंडे पानी में थी और अर्थ उसे फियर्सली किस करने लगा। तान्या का तो दिमाग ही ब्लैंक हो गया। वो अर्थ को धक्का देने लगी लेकिन अर्थ ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। अचानक अर्थ को होश आया और उसने तान्या को छोड़ दिया और पीछे हो गया। वो नेकेड था और तान्या मदहोशी की हालत में थी। उसके कपड़े भीग गए और जिससे वो अर्थ को और सेडिक्टिव लगने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में आग थी, लस्ट थी। वो तान्या को अभी के अभी अपना बना लेना चाहता था, अपनी प्यास बुझा लेना चाहता था। अर्थ, तान्या ने धीरे से कहा और उसकी आंखों में शर्म की झलक थी क्योंकि अर्थ नेकेड था। तान्या जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं अपना होश खो दूं, उसने ये कहा लेकिन अभी अर्थ तान्या को घूर रहा था। तान्या के होठ ठंड से कांप रहे थे। अल्पविराम, आखिर ये ठंडा पानी था और तान्या ठंड से कांपने लगी और ऊपर से अर्थ का अचानक से एडवांस करने से उसका फोकस हिल गया था। लेकिन इसका अर्थ पर कुछ और ही असर होने लगा। पहले ही वो सेक्सुअली अराउज्ड था और ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड जिससे उसे पता नहीं कैसे प्यार हो गया था वो सामने थी। उसकी बॉडी और गर्म होती गई और सांसें भी तेज होने लगी। अर्थ को अभी किए किस की सॉफ्टनेस महसूस हो रही थी। क्या हुआ तुम्हें? तान्या ने कांपते हुए पूछा। तभी वो तान्या के पास आया और घुटनों पर बैठकर उसकी कमर को गले लगा लिया। तान्या चौंक गई। अर्थ क्या हुआ? चलो न बाहर चलते हैं, हम दोनों को ठंड लग जाएगी। तभी तान्या को फील हुआ कि अर्थ की बॉडी बहुत गर्म है। तानी, तुम कितनी ठंडी हो, सो स्वीट। तान्या बहुत नर्वस हो गई क्योंकि अर्थ के हाथ तान्या के कपड़ों के अंदर जाने लगे। अर्थ, तानी, प्लीज हेल्प मी। तानी ने अर्थ के बालों को अपनी ठंडी उंगलियों में फंसाया और अपनी नर्वसनेस को दबाते हुए पूछा, क्या हुआ अर्थ? अर्थ अपने चेहरे को तान्या की कमर को सहला रहा था और उसके हाथ भी गलत हरकतें कर रहे थे। वही तान्या की डर से हालत खराब हो रही थी। मैंने एक मेडिसिन को गलती से स्मेल कर लिया जो मैंने मैक्स और रैक्स के लिए बनाया था, तो एंटीडोट नहीं बनाया। अर्थ अगले हो पल खड़ा हो गया और तान्या को फिर से किस करने लगा। तान्या समझ गई, ये एफ्रोडिसियक होगा। ओ गॉड, क्या मैं अर्थ के डैड को बुलाऊं? लेकिन मुझे ये छोड़े तब न। उद्धरण अल्पविराम। अर्थ, तान्या ने अर्थ को जबरदस्ती दूर करते हुए कहा। लेकिन अर्थ ने अगले ही पल तान्या की टॉप फाड़ दी। अर्थ, तानी प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्थ ने तान्या को जाने नहीं दिया। अर्थ वाइल्ड होते जा रहा था और तान्या की डर से हालत खराब हो रही थी। अर्थ प्लीज, मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। तान्या फिजिकली कुछ नहीं कर सकती थी इसीलिए वो रिक्वेस्ट ही कर रही थी। लेकिन अर्थ के कानों में कोई बात नहीं पहुंच रही थी। तानी, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। अर्थ ने शावर बंद कर दिया और तानी के सारे कपड़े निकाल दिए। तानी को रोना आ रहा था और वो डर गई कि पता नहीं क्या होगा। पर अगले ही पल अर्थ ने तानी के बॉडी से पानी पोंछने लगा। लेकिन वो उसे इंटिमेटली टच भी कर रहा था। क्या मेडिसिन का असर खत्म हो गया? अर्थ की आंखें लाल थी। नहीं, तो फिर मैं किसी को बुलाऊं हेल्प के लिए। अर्थ ने तानी को बाथरोब पहनाया और खुद टॉवल लपेटकर उसे गोद में उठा लिया। अर्थ, तान्या ने कहा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेडिसिन का असर खत्म हुआ कि नहीं। अर्थ ने तान्या को बेड पर लेटा दिया और उसे फिर से किस करने लगा। एक लंबी फियर्स किस के बाद अर्थ ने हौंफते हुए कहा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बस मेरे साथ रहो, नहीं तो कहीं आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाओ। बोल उसने तान्या के गर्दन पर अपना सर छुपा लिया। तान्या को इस समय दिल में इतनी गर्मी और लवड फील हुआ कि वो मुस्कुराए हुए खुद को रोक नहीं पाई। तानी, आई लव यू। अर्थ ने कॉन्फेशन कर दिया और आगे कहा, अगर तुम सोच रही हो कि दवा के असर से है तो ये गलत होगा। पता नहीं ये सब कब हो गया, शायद उस दिन से जब तुम मुझे साइको किलर समझकर भागी थी। तान्या को हंसी आ गई, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं तो उसने पूछा लिया, अर्थ क्या तुम ठीक हो?
अर्थ के हाथ इस बार तान्या के थाइस पर थे और उसने मदहोशी में कहा, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। तान्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो न हेल्प ले रहा था और सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा कर सकता, ऐसे उसकी बॉडी पर बुरा इफेक्ट होगा। तान्या ने अपनी आंखें बंद की और आखिरकार डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है। अर्थ अब जो कर रहा था उसे करने दिया। तान्या को अजीब फील हुआ लेकिन वो अर्थ था जो उसका भी प्यार था। कुछ ही देर में तान्या का बाथरोब और अर्थ का टॉवल बेड से नीचे गिरे हुए थे और दोनों एक दूसरे को फील कर रहे थे। जब मेडिसिन का असर बढ़ने लगा तो अर्थ से अब खुद को रोका नहीं गया और उसने खुद को तान्या से जोड़ लिया। लेकिन तान्या को लगा जैसे वो टूट जाएगी। वो जोर से चीखी जिससे अर्थ को थोड़ा होश आया। अर्थ, डोंट डू इट, प्लीज रुक जाओ, तान्या ने रोते हुए कहा। अर्थ रुक नहीं सकता था। उसने तान्या को उठाकर अपने थाइस पर बैठाया और तान्या को कंसोल करने लगा जबकि उसके अंदर आग लगी हुई थी। उसकी आंखों में लस्ट था और तान्या को पूरा तरह खा जाना चाहता था। तानी, सॉरी, मैं रुक नहीं सकता। सॉरी, सॉरी, बोल अर्थ रुका नहीं बल्कि और फायर अप हो गया। मेडिसिन का असर और अर्थ का पैशन जो खुद तान्या थी, उसने उसे पा तो लिया लेकिन तान्या के लिए ये सिर्फ इल्यूशन था जो प्यार की धुंध में लिपटा हुआ था। शाम से रात हो गई और धीरे धीरे मेडिसिन का असर खत्म होने लगा। उसके साथ साथ तान्या की बॉडी अर्थ के एक्सट्रीम एडवांसेज से थक चुकी थी, जख्मी हो चुकी थी। रात के लगभग 10 बजे अचानक बाथरूम से फोन बजने की आवाज आई। अर्थ आधी नींद में था और तान्या सो चुकी थी। फोन उठाते ही त्रिशा ने पूछा, तानी, घर कब आएगी? अर्थ ने कहा, हेलो मिसेस सेठ, तान्या को मैंने लैब में काम दिया है, वो सुबह ही आएगी। डोंट वरी, मैं उसे ड्रॉप करवा दूंगा। त्रिशा को अभी भी चिंता था लेकिन वो किंजल के घर में थी तो उसने चिंता को साइड रख दिया और कहा, ठीक है, गुड नाइट। फोन तो कट गया लेकिन अर्थ को बहुत गिल्टी फील हुआ। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।